गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम नील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से। तो जैसा कि हमने आपके सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा के निर्माण की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक समावेशन का अर्थ, अवधारणा, महत्व, उसके सिद्धांत, उसके प्रतिमान, ये सब पहले टॉपिक में थे, वो हमने समझ लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के दूसरे भाग में चलते हैं, जैसे कि उसमें है असमर्थता, यानी कि समावेश और असमर्थता। तो समावेश और असमर्थता में हम समावेश के बारे में तो पहले पढ़ ही चुके हैं, सब क्लियर कर दिया है, परिभाषाएं, उसका अर्थ, समावेशन क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, वो सब हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे असमर्थता क्या है उसके बारे में। तो असमर्थता क्या है ये जानेंगे आज हम। डिसेबिलिटी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिसेबिलिटी। देखिए, असमर्थता जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, जब बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बाधा आती है, वो प्रॉपरली अपने कार्य को कर नहीं पाते हैं और उनकी योग्यताओं व क्षमताओं की, उनको कुछ विशेष योग्यताओं और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए इनके मन में जो है किसी न किसी तरह की कोई बाधा होती है, ठीक है। तो ये असमर्थ हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो इन्हें तैयार करना पड़ता है। तो ये बच्चे जो हैं किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को हम शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे बोलते हैं, और इनको हम मानसिक रूप से असमर्थ बालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक की सभी ज्ञानेंद्रियों का काम करना अति आवश्यक है। कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय काम करना बंद कर देगी तो क्या हम प्रॉपरली शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी कान है, ठीक है, तो ये हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से कोई भी यदि काम करना बंद कर दे, या हमें कम सुनाई दे, कम दिखाई दे, कम हम बोल नहीं पाएंगे, तो ये चीजें जो है असमर्थता को प्रकट करती हैं। हम किसी भी कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये असमर्थता जो है कई प्रकार की होती है, ठीक है। असमर्थता हम उसे कहेंगे जो कि हमारे शरीर के अंदर हम फील करते हैं, जैसे कि हम आंखों से अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आई साइट वीक है, ठीक है। हम हाथों से अच्छे से कार्य नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हाथ कमजोर है या कांपते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। तो जैसे कि हम कानों से प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कानों से अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई असमर्थता के लक्षण, ठीक है। और एक तरफ है विकलांगता। अब विकलांगता क्या है? विकलांगता होती है किसी भी अंग को खो देना, शरीर के अंगों में से किसी भी एक अंग को खो देना, ठीक है। तो जैसे कि किसी का हाथ एक नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ठीक है, तो ये जो है विकलांगता कहलाती है। अंगों से जुड़ा जो भाग है वो विकलांगता कहलाएगा, अंगों से जुड़ा जो दोष है वो विकलांगता कहलाएगा। और जो असमर्थता है वो किसी भी कार्य को करने में, जब हम जो बच्चे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब असमर्थ होते हैं, तो उसे हम असमर्थता का नाम देते हैं। तो ये असमर्थता जो है दो प्रकार की होती है। तो असमर्थता के प्रकार मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। असमर्थता के प्रकार, देखिए असमर्थता जो है दो प्रकार की होती है। मानसिक असमर्थता और शारीरिक असमर्थता। ठीक है, मानसिक असमर्थता और शारीरिक असमर्थता। जो मानसिक असमर्थता है उसके भी आगे दो भाग हैं, ये भी दो प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं अधिगम असमर्थता। अधिगम असमर्थता, और इसमें दूसरा है मंद बुद्धि, ठीक है। तो ये दो पार्ट जो है ये मानसिक असमर्थता के हो गए। उसके बाद है शारीरिक असमर्थता, जो कि 4 प्रकार की होती है।
असमर्थता होती है, शरीर के अंगों से जुड़ी हुई जो असमर्थता होती है उसे हम शारीरिक असमर्थता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है शारीरिक असमर्थता और दूसरी है दृष्टि असमर्थता। थर्ड है श्रवण असमर्थता। फोर्थ है वाणी असमर्थता। ठीक है, फर्स्ट हो गया शारीरिक असमर्थता, दूसरा हो गया दृष्टि असमर्थता, श्रवण असमर्थता और वाणी असमर्थता। ठीक है, शारीरिक असमर्थता 4 प्रकार की और मानसिक असमर्थता 2 प्रकार की। तो सबसे पहले हम स्पष्ट करेंगे मानसिक असमर्थता को। तो मानसिक असमर्थता वो है जो कि मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो मानसिक असमर्थता जो है मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। जब हमारा मन कुछ सोचने विचारने से मना कर देता है या हमें कुछ ऐसा समझ नहीं पाते हैं, किसी बात को क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, प्रॉपर्ली हम किसी बात को सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, हमें कोई जैसे कि अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए अधिगम असमर्थता है। ठीक है, अधिगम असमर्थता में क्या होता है, सीखने समझने की क्षमता कम होती है। ठीक है, बच्चा जो है अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, उसे लगता है कि जो किसी ने उसको जिम्मेवारी दी है वो क्या कह के गया उसको कुछ याद नहीं, उसके माता पिता ने उसको कोई काम कहा या उसके टीचर ने कोई उसको गृह कार्य दिया, होमवर्क दिया, उसे कुछ याद नहीं, उसने कहीं किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने उस चीज पर गौर ही नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे वो करना था, पता नहीं क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सीखने समझने की क्षमता जब खत्म हो जाती है ना, जब कम होती है, तो उसे हम अधिगम असमर्थता का नाम देते हैं। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसमें जो ईशान नाम का बच्चा होता है उसमें क्या खूबी थी या विशिष्टता थी, मान लीजिए उसमें ये असमर्थता थी कि वो भी जो है प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता था, प्रॉपरली समझ नहीं पाता था। उससे कोई भी कुछ भी कहता था, जैसे उसके पेरेंट्स उसे लाख बार समझाते थे कि तू सही लिखा कर, तू सही पढ़ा कर, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं, कोई समझ में नहीं आता उसको। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं हो पाया है अब तक, वो अक्षरों को समझ ही नहीं पाता। आपने देखा होगा किस तरह से उसको टेस्ट पेपर दिया जाता है और उसके सामने टेस्ट पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ही उसके सामने नाचने लग जाता है, उसके जो लेटर्स होते हैं वो उसके सामने नाचने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या था उसे, क्या प्रॉब्लम थी उसे? उसे थी डायलेक्सिया, जैसे डायग्राफिया, ये प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम, जो कि आप देखते ही हैं कई बच्चों को होती है ये प्रॉब्लम्स। डायलेक्सिया की प्रॉब्लम जिसे हम पठन अयोग्यता कहते हैं, पठन अयोग्यता। ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते प्रॉपरली। और डायग्राफिया जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? लेखन अयोग्यता, जो लिख नहीं पाते हैं, लेखन अयोग्यता। पढ़ नहीं पाना, डायलेक्सिया, लेखन, डायग्राफिया, तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ थी। तो उसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता थी, उसे ढंग से पढ़ाया गया। बाद में जैसे आमिर खान आता है, उसको ढंग से पढ़ाता है, अच्छे से उसकी शिक्षा को कवर कर देता है, बिल्कुल उसे ट्रेन कर देता है, वो अक्षरों को समझ पाता है, उसको अच्छे से पढ़ पाता है, लिख पाता है। बस अंतर क्या था? तरीका चेंज हुआ, विधियां चेंज हुई, उस बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा को किया गया, सारी जो तरीके थे समझाने के वो बदले गए, उसके हिसाब से चला गया। ठीक है, जिस तरह से उसको पसंद था वैसे पढ़ाया गया, तो वो सीखा ना। अंत में क्या होता है? जीत तो उसी की होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया है कि आप असमर्थता को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट है मंद बुद्धि। ठीक है,
मंदबुद्धि था, तो मंदबुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से कम हो, ठीक है, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले मंदबुद्धि में आते हैं। 140 से ऊपर चले गए तो प्रतिभाशाली में आते हैं। तो ये जो सारणी रहती है ना, ठीक है, तो जैसे नीचे नीचे वाली होती है, जैसे 0 से 25 वो जड़ बुद्धि हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर मंद बुद्धि, मूढ़, इस तरह से जो पार्ट्स किए जाते हैं, ये इसी वजह से किए जाते हैं क्योंकि इनमें मानसिक विकलांगता होती है, कहीं ना कहीं मानसिक असमर्थता होती है, जिसकी वजह से बच्चे अलग अलग रूपों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मंद बुद्धि इस तरह के बच्चे होते हैं जिनकी मंद बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है वो 90 से कम होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका शारीरिक असमर्थता है वो अंगों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, शरीर के अंगों से जुड़ी हुई, जैसे कि कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पहला पॉइंट देखेंगे शारीरिक असमर्थता, तो बच्चा जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है, उसे व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो विद्यालय अपने आप जा सकता है? नहीं जा सकता, उसे जरूरत है किसी को हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, तो सब चीजें करनी पड़ेंगी, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। तो ये होती है शारीरिक असमर्थता, ठीक है, जो उसको असमर्थ बना देती है, अपने ऊपर वो डिपेंड नहीं रह सकता, उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दृष्टि असमर्थता। दृष्टि असमर्थता में आंखों की रोशनी कम होती है, आंखों से कम दिखाई देता है, या कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, जैसे कि सूरदास जन्म से अंधे थे, है ना, सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन वो पॉपुलर कितने हो गए? उनमें विशिष्टता तो थी ना, खासियत तो थी, उन्होंने इतने जो कविताएं लिखी, इतने जो ग्रंथ लिखे, वो कृष्ण भक्त थे, सगुण भक्ति के उपासक थे, तो उनकी दृष्टि नहीं थी लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि थी, ठीक है, वो अंतर्दृष्टि से समझ लेते थे। तो ये दृष्टि असमर्थता जो है ये जन्म से भी हो सकती है, चोट लगने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, दुर्घटना से भी हो सकती है। तो इस वजह से जो है दृष्टि असमर्थता बच्चों में रहती है और बच्चों को जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है उनके ऊपर कि वो अब देख नहीं पाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत होती है एक ऐसे शिक्षक की जो उन्हें इस समस्या से उबार सके, ठीक है। थर्ड है श्रवण असमर्थता, सुनने की क्षमता नहीं होती है, या कुछ बच्चे ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, ऊंचा बोलना पड़ता है उनके लिए, ठीक है, और कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुन पाते, मशीन लगानी पड़ती है कान में तब उनको सुनाई देता है। तो सुनने में जो असमर्थ होते हैं ये जन्मजात भी हो सकते हैं, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या दुर्घटना की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है वाणी असमर्थता, यानी वाणी जो है हम कहते हैं कि लिखने से ज़्यादा हम बोलते हैं, ठीक है, लिखने से ज़्यादा हम बोलते हैं, तो हमारी जो वाणी है वो शुद्ध होनी जरूरी है। अगर हम उच्चारण ही सही नहीं करेंगे तो हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी जो है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, जैसी पढ़ी जाती है, ये वैसी लिखी जाती है जैसी पढ़ी जाती है, ठीक है। जैसा कि हम वाणी असमर्थता जो है बोलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो हम अगर अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो हम किसी को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं समझा सकते। तो ये विशिष्ट बच्चे जो हैं ये जब तक प्रॉपरली उच्चारण नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ का उचित रूप से बोल नहीं पाएंगे, तो ये अपने विचारों को स्पष्ट कैसे कर पाएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ज़रूरत है इनको समर्थ बनाने की सही बोलने के लिए, ठीक है। तो ये थे अक्षर असमर्थता के प्रकार, मानसिक प्रकार और शारीरिक असमर्थता। अब हम चलते हैं विशिष्ट शिक्षा की ओर। देखिए विशिष्ट शिक्षा क्या है? विशिष्ट शिक्षा जो है वो इन बच्चों के लिए ही होती है जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कोई मंदबुद्धि है, कोई पिछड़ा हुआ, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, ठीक है, कोई विकलांग है, कोई जैसे कि दृष्टिहीन है,
कोई श्रवण बाधित है, वाणी असमर्थ है, तो ये सब तरह के जो बालक हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो निर्योग्य बालक होते हैं इनको जब विशिष्ट रूप से पढ़ाया जाता है, विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाया जाता है या इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की जब व्यवस्था की जाती है तो ये बच्चे जो हैं विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं, इनकी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो अवधारणा है, तो विशिष्ट शिक्षा के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विशिष्ट शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, उसके बाद हम समझेंगे इसकी अवधारणा। स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए होती है। ठीक है, विशिष्ट बच्चे जो हैं ये अपने आप में यूनिक होते हैं, ये सबकी तरह नहीं होते, ये अपनी ही तरह होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सिर्फ अपनी ही तरह के होते हैं, ये किसी दूसरे की तरह के नहीं होते हैं और इनको सामान्य बच्चों के साथ बिठा के पढ़ा नहीं सकते, ये अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशिष्ट बच्चे, इनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि हम सामान्य बच्चों के साथ बैठकर कैसे पढ़ सकते हैं। इनकी सोच ऐसी क्यों हो जाती है? क्योंकि प्राचीन समय में जो है इन बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था और ये सोचा जाता था कि इनको सामान्य बच्चों के साथ नहीं बिठाया जा सकता और ना ही इनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है विशिष्ट शिक्षा की। ठीक है, तो पहले जो है सोच ऐसी थी कि ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर अध्ययन नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस सोच में परिवर्तन आता गया। सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए तो ये बच्चे जो हैं अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति, और फिर ये सामान्य बच्चों के साथ बैठकर भी पढ़ने लगे सामान्य विद्यालयों में। ठीक है, इसकी अवधारणा में हम देखेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर कार्य करती है, जिसमें कि प्राथमिक स्तर में मतलब सब तरह के बच्चों को एक साथ लेकर चला जाता है। इसमें उच्च लेवल का जो है शिक्षा नहीं होती है, इसमें सारे तरह के बच्चे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ठीक है, सभी को एक साथ बिठाकर शिक्षित करना। ठीक है, पहले तो ये होता था, ठीक है, सारे एक विद्यालय में सभी तरह के बच्चे होते थे, सभी तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि समस्या तो थी, क्योंकि इन बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जब विशिष्ट शिक्षा के लिए देश में अलग अलग स्थानों में स्कूल खोले गए, जैसे कि आप देख सकते हैं 1887 में भी दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, 1988 में भी मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए स्कूल खोला गया। तो ये अलग अलग तरह के स्कूल बाद में खोले गए। ठीक है, सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए, पुस्तकालय बनाए, ब्रेल प्रेस का जो है विकास किया, जो है ब्रेल लिपि से उनको पढ़ाना, ये व्यवस्था शुरू की। तो इन बच्चों को भी जैसे कि आगे लाने का काफ़ी प्रयास सरकार द्वारा भी किया गया। अब जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं गंगानगर के अंध विद्यालय का, उसमें बच्चे हैं, कई तरह के विशिष्ट बच्चे हैं, तो वो कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, सभी को एक साथ रखा हुआ है, सभी को एक साथ शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छा उनकी केयर भी हो रही है, अच्छे से उनको रखा जाता है। और हमने ये देखा भी है कि वो बच्चे किस तरह से बिना देखे ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छे से, बहुत चित्रकारी उनकी देखने लायक है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो। तो इतना अच्छा लगता है हमें उनसे मिलके कि इतना अच्छा कार्य वो बिना देखे कर रहे हैं और हम देख कर भी नहीं कर पाते। तो सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों में यही फर्क होता है, उनको एक तरह से अलग शिक्षा दी जाती है। शिक्षक को इससे जो है इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये बच्चे जो हैं वो अपने आप में विशिष्ट तो हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट करके भी दिखा सकें। ठीक है, तो ये अंध विद्यालय का उदाहरण आप ले सकते हैं इसमें कि जो बच्चे हैं उसमें विशिष्ट तरह के बच्चे रखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन उनका प्रॉपर पालन पोषण होता है, वहाँ रेजिडेंस भी वही है और उनको विशिष्ट शिक्षा भी दी जाती है। सब कुछ करवा के उनको रोजगार के लिए भी तैयार किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, रोजगार के लिए भी तैयार किया जाता है, उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है और नॉर्मली जो सिलेबस होता है वो उनको कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये था विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और अवधारणा, और इसकी परिभाषाएं हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए।